हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो ये हम बात करेंगे अभी सीटेट 2012 जनवरी का पेपर नंबर 2। तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक और फास्टली इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज environmental factors that shape development include all of the followings except। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो इन चारों ऑप्शंस में से एक को छोड़कर और सभी को शेप करता है। तो ऑप्शंस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड कल्चर। द आंसर वुड बी फिजिक, क्योंकि फिजिक जो है ये हेरेडिटी फैक्टर है, ना कि एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न देम। इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ। तो यहाँ पर बताए कि सीमा को एक लेसन बहुत जल्दी याद हो जाता है, मतलब सारे ही लेसन उसको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन लीना को वही चीज़ पढ़ने में समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर किस डेवलपमेंट प्रिंसिपल की बात हुई है? कंटिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंटर रिलेशन? तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात है, क्योंकि सीमा जो है उसको जल्दी याद होता है, लीना को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दैट मीन्स कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई फास्ट लर्नर है तो कोई स्लो लर्नर है, या फिर कुछ लोग मॉडरेट लर्नर हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। एक विकास कब शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट कब शुरू होता है? इन्फेंसी से, प्री चाइल्डहुड से, पोस्ट चाइल्डहुड से, या फिर प्री नेटल से? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्री नेटल से। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तभी से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर? एटीट्यूड टूवर्ड्स पीयर ग्रुप, थिंकिंग पैटर्न, कलर ऑफ द आईज, पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन ये है कि आपने बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है, कौन सा फैक्टर हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। पीयर ग्रुप की तरफ आपका एटीट्यूड, या आपके सोचने का तरीका, या आपकी आंखों का कलर, या फिर आपका सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन लेना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आपको अपनी आंखों का कलर अपने मदर, फादर या एंसेस्टर से मिलता है। तो हेरिडिटी फैक्टर से जुड़ा हुआ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हुआ? कलर ऑफ द आईज। Teachers are advised to involve their learners in group activities because besides facilitating learning, they also help in। टीचर्स को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने लर्नर्स को ग्रुप एक्टिविटीज़ के साथ जोड़े, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चे जो है लर्न तो करते ही हैं, इसके अलावा और किस चीज़ में उनको हेल्प मिलती है? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प मिलती है, या फिर एग्रेशन में, या एंजाइटी में, या सोशलाइजेशन में? तो देखो यहाँ बात हो रही है ग्रुप एक्टिविटी के बारे में। तो ग्रुप एक्टिविटी है तो इसका मतलब बच्चा सोशलाइज हो रहा है अपने पीयर ग्रुप के साथ। तो ये किस में हेल्प करता है? सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कन्फॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। दिस स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन। एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है अपने पीयर ग्रुप में और वो स्कूल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी नहीं चलता है। तो अब स्टूडेंट्स को कहाँ हमने हेल्प करनी है? उसके कॉग्निटिव डोमेन में हेल्प करनी है, या साइकोमोटर में हेल्प करनी है, अफेक्टिव या हाई ऑर्डर थिंकिंग में? तो एक बात बताओ, अगर बच्चा गुस्सा है तो हम उसको गुस्से से हैंडल नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? भावात्मक तरीके से। तो इसमें आंसर होगा अफेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज और यहाँ ध्यान रखना, अफेक्टिव होता है हार्ट, मतलब हम लोग भावात्मक तरीके से जो है किसी एग्रेसिव बच्चे को कंट्रोल में लाएंगे। द स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो रखा है, अगर आपने पियाजे की थियोरी नहीं देखी है तो मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा रखी है। आपको अगर वो वीडियो देखने तो प्लीज़ देखना, आपको एक सिंगल भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप जो है ऐसे सर्च कर सकते हैं पियाजे थियोरी बाय प्रियंका गौर, या फिर बाय लर्निंग विद पेस। ओके। तो पियाजे ने
कब बताया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है? सेंसरी मोटर कौन सी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है? सेंसरी मोटर में होता है कि प्री ऑपरेशनल में होता है कि कॉन्क्रीट में होता है या फॉर्मल में होता है? तो इसमें आंसर आएगा सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। अब देखो, जिसने भी कोलबर्ग की थियोरी पढ़ी है ना, वो यहाँ पर आंसर दे देगा। वैसे तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन में बड़े कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने थियोरी नहीं पढ़ी होगी तो, मोरल डिलेमा एंड मोरल रीजनिंग, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि थिंकिंग प्रोसेस अगर दो चीजों के बीच में वे कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको इसका आंसर लगेगा कि मोरल डिलेमा होगा। बट नहीं, आपने यहां पर आंसर देना है कोलबर्ग को ध्यान में रखकर। तो कोलबर्ग ने मोरल रीजनिंग के बारे में बात की, तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट, ना कि 2। तो इसमें क्या आएगा आंसर में? मोरल रीजनिंग। इसका भी मैंने बहुत अच्छा एक मतलब कंप्लीट थोरो डिटेल से वीडियो बना रखा है, अगर आपने देखना है मोरल डेवलपमेंट की थियोरी एंड इसके अलावा कोलबर्ग की थियोरी, तो प्लीज गो अहेड एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन लेटर ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स। गुड टेक्स्ट बुक क्या अवॉइड करता है? तो इसमें सबसे पहले आंसर दिया है जेंडर बायसनेस। एक अच्छी किताब में आपको कभी भी जेंडर बायसनेस नहीं दिखेगी, मतलब आपको जेंडर से रिलेटेड पक्षपात नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन। गिफ्टेड स्टूडेंट्स को अपना पोटेंशियल कब रियलाइज होता है? जब आप उनको अदर स्टूडेंट के साथ अलग कर देते हैं तब होता है, या फिर जब वो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, या फिर आप बार बार उनको टेस्ट करें, या फिर व्हेन दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली इसमें 4th जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स को अपना पोटेंशियल तब रियलाइज होगा जब वो अदर स्टूडेंट्स के साथ बैठकर लर्न करेंगे। नेक्स्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स to a school education system that includes children with disabilities, includes children regardless of physical, intellectual, social, linguistic and other differently abled condition, encourages education of children with special needs through exclusive school and emphasizes the need to promote the education of the girl child only। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी लोग शामिल होते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर बी में देखो सबको शामिल किया हुआ है, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषा। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हर तरीके के जो लोग होंगे, हर तरीके के जो बच्चे होंगे, उनको एक साथ बैठकर पढ़ाया जाएगा, एक साथ बिठाकर उनको समावेशी शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? स्पीकिंग एंड हियरिंग या फिर रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। रीडिंग के साथ डिसलेक्सिया रिलेटेड है। नेक्स्ट है, द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम इज। अब एक बात बताओ, अगर एक बच्चा जिसको हियरिंग लॉस है, ठीक है, उसका मेजर फ्रस्ट्रेशन क्या होगा क्लासरूम में? क्या उसे टेक्स्ट बुक पढ़ने में दिक्कत होगी, या फिर वो अपने पीयर ग्रुप के साथ स्पोर्ट्स एंड गेम्स नहीं खेल पाएगा, या फिर वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और ना ही इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएगा, या फिर उसे एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होगी? तो देखो, जब हियरिंग लॉस है तो इसका मतलब ना तो बच्चा सुन पा रहा है, ना किसी को कुछ समझा पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 दैट मीन्स कि बच्चे को कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम होगी, दूसरों से बात करने के अलावा उनको इंफॉर्मेशन पास आउट करने में भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट है, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर फॉल्स इन। डूइंग एस्पेक्ट कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइको लॉजिकल। तो डूइंग आता है तो इसका मतलब हैंड की बात हो रही है और आंसर वुड बी साइकोमोटर। लेकिन अगर साइकोमोटर ऑप्शन में नहीं दिया गया देन कोनेटिव पर लगाया ना, क्योंकि साइकोमोटर एंड कोनेटिव सेम थिंग होती है। अगर हम अफेक्टिव की बात करें, इट इज रिलेटेड विद हार्ट, कॉग्निटिव इज रिलेटेड विद हैंड। ओके, नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट work hard to clear an entrance test for admission into a medical college, the student is said to motivated by intrinsically, extrinsically, या फिर individually या फिर एक्सपेरिडेंशियली। तो यहाँ पर ये दोनों 3rd and 4th तो वैसे ही कट जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा हार्ड वर्क करे ताकि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब वो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि वो एडमिशन लेना चाहता है। तो जब भी किसी चीज के पीछे पर्पस छुपा हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? उसका आंसर आएगा एक्सट्रिंसिकली।
अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको आंसर लग रहा होगा इसका फर्स्ट, लेकिन चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको टेस्ट क्लियर करना है कोई। तो जो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो है इंट्रिंसिकली मोटिवेशन। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो हो गया आपका एक्सट्रिंसिकली, क्योंकि आपका यहाँ पर एक पर्पस है। पर्पस क्या है? आपने टेस्ट क्रैक करना है। ऑल राइट, तो जहां पर भी पर्पस आ जाए एक्सट्रिंसिकली वुड बी द आंसर। नेक्स्ट है, अ टीचर एंगेजेस हर लर्नर इन नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज सच एज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, रोल प्लेज, द लर्निंग डायमेंशन इट हाईलाइट्स इज। सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर एक टीचर तरह तरह के ग्रुप एक्टिविटीज में लर्नर्स को इन्वॉल्व करती है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया, रोल प्लेज हो गए, तो ये जो लर्निंग डायमेंशन है ये किसको हाईलाइट करता है? लैंग्वेज गाइडेड को, कंपटीशन को, या सोशल एक्टिविटीज़ को, या फिर लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन? तो यहाँ पर देखो बच्चे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, ग्रुप में दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो सीख रहे हैं, तो दैट मीन्स ये एक सोशल एक्टिविटी है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सोशल एक्टिविटी, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, तो लास्ट के दो तो वैसे ही कट जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड में से देखो, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। देखो कन्वर्जेंट होती है फिक्स, डाइवर्जेंट होती है ऐसे बिल्कुल, तो डाइवर्जेंट इसका करेक्ट आंसर है। क्रिएटिविटी में जब आप तरह तरह के एक क्रिएटिव माइंड के साथ आगे आते हैं तो वहां पर आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher always helps her learners link the knowledge they have derived in one subject area with the knowledge from other subject areas. This helps to promote, मतलब जब एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ते हैं, तो ये किसको प्रमोट करता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, लर्नर ऑटोनॉमी को, या फिर रीइंफोर्समेंट को, या कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज को? जब एक विषय को आप दूसरे विषय से जोड़ देते हैं तो दैट मीन्स आपने वहां पर क्या किया? कोरिलेशन एंड अपनी नॉलेज को ट्रांसफर किया। एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट के ज्ञान के साथ आपने कोरिलेट किया एंड अपने ज्ञान को ट्रांसफर किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, Teachers should study the errors of their students as they often indicate. शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो टीचर है उनको हमेशा अपने लर्नर्स की एरर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए। और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज, रेमेडियल स्ट्रेटजीज, नीड एंड पाथवेज फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, या फिर नीड फॉर डिफरेंशिएटेड करिकुलम। आंसर वुड बी रेमेडियल स्ट्रेटजीज नीडेड। अगर एक टीचर को ये पता चलता रहेगा कि उनके बच्चे कहाँ एरर कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं, तो वहीं पर उन बच्चों को रेमेडियल स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है रेक्टिफाई भी कर लिया जाएगा। तो आंसर वुड बी रेमेडियल स्ट्रेटजीज नीडेड। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When previous learning makes no difference at all to the learning in new situation, जो आपने पहले सीखा उसका न्यू सिचुएशन में कोई आपने ऐसा यूज नहीं किया, तो वो किस तरीके की लर्निंग हुई? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या एब्सोल्यूट? तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ सिखा रही हूँ यहाँ पर और आप पेपर के टाइम पे सब भूल जाए, आपको कुछ भी समझना है, तो दैट मीन्स कि आपने जो है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किया है। एक सिचुएशन से आपने सीखकर दूसरे में जब अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो दैट मीन्स आपने पहले टाइम पर ही ध्यान से नहीं सुना और आपकी लर्निंग क्या हुई है? जीरो ट्रांसफर हुई है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थियोरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। देखो यहाँ पर जहाँ भी मॉडिफाई वर्ड आ जाए रिलेटेड टू पियाजेज थियोरी तो उसमें आंसर होगा अकोमोडेशन। फिर से कहूँगी, पियाजे को ध्यान से अगर पढ़ोगे, इनकी थियोरी को समझोगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पियाजेज कॉग्निटिव थियोरी, जब आप जो है एक अपने एक सिचुएशन में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं
तो दैट मीन्स वहाँ पर आपका कोग्निटिव स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाई हो रहा है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, अकोमोडेशन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द थियोरीज ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन एनहेंस लर्निंग बाय। अब यहाँ पर कौन सी थियोरी है, मोटिवेशन की थियोरी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर पूछा जा रहा है कि अगर मोटिवेशनल थियोरी के अकॉर्डिंग एक टीचर अपनी लर्निंग को कैसे एनहेंस कर सकता है, नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, सेटिंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, कि भाई एक टीचर को या तो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत है, या फिर हाई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ये भी गलत है, या फिर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर वुड बी 3। एक टीचर को ना हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अ टीचर यूज ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज दे। अब एक टीचर को ऑडियो विजुअल एड क्यों यूज करनी चाहिए, प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू लर्नर, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, या फिर रिलीफ मिलता है टीचर को, या फिर ये इफेक्टिव असेसमेंट को फैसिलिटेट करता है। आंसर वुड बी 2। दैट मीन्स कि अगर ऑडियो विजुअल एड का यूज़ किया जाएगा, बच्चे जो है अपने सेंसेस का मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे और उनकी लर्निंग एनहेंस होगी। नेक्स्ट है व्हेन अ टीचर इन्वॉल्व्स अ विजुअली चैलेंज्ड लर्नर इन द ग्रुप एक्टिविटीज विद द अदर लर्नर ऑफ द क्लास शी इज। जब एक टीचर विजुअली चैलेंज्ड लर्नर को ग्रुप एक्टिविटीज में अलग या अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्वाइन करती है, तो वो क्या कर रही हैं, क्या वो अदर लर्नर्स में विजुअली चैलेंज्ड लर्नर की तरफ सिंपैथी शो करवाना चाहती हैं, या फिर लाइकली टू इंक्रीज द स्ट्रेस, कि भाई वो जो विजुअली चैलेंज्ड लर्नर है उसका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, या फिर इट विल क्रिएट बैरियर टू द लर्निंग्स फॉर द क्लास, मतलब अदर बच्चों को विजुअली चैलेंज्ड लर्नर के साथ प्रॉब्लम होगी, या फिर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द इंक्लूसिव। देखो, अगर टीचर जो है सभी को साथ में मिलाकर पढ़ा रही है, साथ में बिठाकर उनको शिक्षा दे रही है, और किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है, चाहे वो डिसेबल्ड हो या ना हो, तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस शोज ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मेंट टू। देखो भाई, साइंस एग्जीबिशन हो रहा है स्कूल में, आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, डांस हो रहा है, ये सब जो है ये क्या है, ये बच्चे को, लर्नर को प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल, एक क्रिएटिव वे प्रोवाइड करते हैं। इट डेवलप्स देयर क्रिएटिविटी एंड बच्चे क्रिएटिविटी के रास्ते की तरफ जाएं, इससे इन बच्चों को वो चैनलाइज करता है, राइट। कहने का मतलब है कि अलग अलग चीज़ें ऐसी जैसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जब स्कूल में होती हैं, तो उससे बच्चे को क्या हेल्प मिलती है, बच्चों की क्रिएटिविटी चैनलाइज होती है। तो यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।